Hello students, now next topic is current density, conductance and electrical conductivity. करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे आप डेंसिटी निकालते हो, मास डेंसिटी, उसमें आप क्या करते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम करते हो। बट करंट में आपने क्या देखना है कि पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब फ्लो कर रहे हैं, जब भी हम किसी रेट की डेंसिटी निकालते हैं तो हम वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते, एरिया से डिवाइड करते हैं, जो चीज़ फ्लो कर रही है। बिकॉज एक चीज़ तो उसकी कांस्टेंट ही नहीं है ना, इसलिए हमने करंट डेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से। तो हम क्या करेंगे, करंट डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे। तो यहाँ पर जे की वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन ए। आई की वैल्यू होती है ए एन ई वी डी। सो जे आ जाएगा आपके पास एन ई वी डी, ए कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर आपके पास ये तो क्या था कि अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर आपके पास जो जे है वो वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, तो आप क्या निकालोगे, जे की वैल्यू निकालोगे डी आई बाई डी एस से। बिकॉज वो हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो आपको स्मॉल चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन एरिया लेना पड़ेगा। सो जे की वैल्यू आ जाएगी डी आई बाई डी एस, और अगर आई की निकालनी है तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे ओवर अ क्लोज सरफेस, और ये इंटीग्रल आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे। अब सेकंड टर्म है आपके पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो आप डिनोट करते हो कैपिटल जी से, तो ये आ जाएगी आपके पास 1/r। इससे यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की होती है ओम, सो कंडक्टेंस की होएगी आपके पास मोहो। मोहो बोल दो या साइमन बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड टर्म है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये भी नेम से ही क्लियर है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कितना इजीली करंट फ्लो करेगा, तो ये इन्वर्स आएगी किसकी, रेजिस्टिविटी का। तो इसको आप डिनोट करते हो सिग्मा से, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 में रो। रो की जो आपके पास यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। सो इसकी आ जाएगी महो मीटर इनवर्स। डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो, हमने रेजिस्टिविटी की निकाले थे ना, रेजिस्टिविटी के आए थे M1L3T-3A-2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास सिग्मा के आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। जे सिग्मा और ई के बीच में आपने रिलेशन निकालना है, या जे रो और ई के बीच में भी बोल सकते हो। तो आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या थी, ए एन ई वी डी। यहाँ से आपने ई लेके आना है। ई कैसे आएगा, जब आप वी डी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा एन ए ई डिवाइडेड बाय एम टाउ। तो यहाँ से आ जाएगा एन ए ई स्क्वेयर टाउ ई डिवाइडेड बाय एम। तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई स्क्वेयर टाउ ई डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/रो इंटू में ई, ये रो की वैल्यू थी एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। तो जे इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 1/रो की जगह लिख दो सिग्मा, जे की वैल्यू आ गई आपके पास सिग्मा आई। ये जे इज़ इक्वल टू सिग्मा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, और इस रिलेशन का एक स्पेसिफिक नेम भी दिया हुआ है, दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मोस्टली ये क्वेश्चन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से ही आता है, ठीक है। Then next topic is relation between electrical resistivity and mobility। अब आपने resistivity and mobility का रिलेशन निकालना है, तो आपने जो वी डी की वैल्यू है वो मोबिलिटी की टर्म्स में पुट करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू क्या होती है, ई एन ई वी डी, और वी डी की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, तो वो आ जाएगा म्यू ई। सो जे आपके पास क्या होता है, सिग्मा ई, या बोल दो ई बाय में रो, राइट। तो यहाँ से आपके पास ई बाई में रो इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है, आई बाई में ए मीन्स एन ई वी डी, और वी डी की वैल्यू क्या है, म्यू ई, तो ये आ गया एन ई म्यू ई। तो आपने निकालना क्या था, रजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालना था, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर दो। रजिस्टिविटी और जिसके बीच में रिलेशन पूछा हो, आपने सिर्फ वो दो टर्म्स उठाने हैं, तो इन दोनों को उठाओगे तो आपके पास आ जाएगा 1/रो की वैल्यू एन ई म्यू
या बोल दो रो की वैल्यू आ रही है 1/NE, राइट। देन आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो उसमें है इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। ये बेसिक डेफिनेशंस आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, तो आप इनको पढ़ लेना, तो समझ ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, राइट। तो ये हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ऑन कंडक्टर्स क्या रहेगा एंड ऑन सेमी कंडक्टर्स क्या रहेगा। तो फर्स्ट है ऑन द कंडक्टर्स, ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। तो आपने कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा, टॉलीजेंस बढ़ जाएंगे, बिकॉज उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, ज़्यादा रैंडमनेस आ जाएगी, सो टॉलीजेंस इंक्रीज़ कर जाएंगी। फिर हमने एक टर्म डिफाइन की थी टाउ, दैट इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मीन्स टाइम बिटवीन द टू टॉलीजेंस। अगर टॉलीजेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दो टॉलीजेंस के बीच का टाइम क्या कर जाएगा, डिक्रीज़। एंड आर की वैल्यू क्या थी आपके पास, m/n/e² टाउ L/a, मीन्स रो आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ की। अगर टाउ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज़। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर रही है विद राइज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर्स। अब ये इंक्रीज़ करती कैसे है, जो आर टी की वैल्यू आएगी, मीन्स रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, वो इक्वल आती है R0 प्लस में R0 अल्फ़ा टी। टी टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो क्या ले रहे हो आप, जैसे आपने यहाँ पर बोला ये क्या था इनिशियल टेम्परेचर, ये क्या है फाइनल टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर कितना आया, T-0, मीन्स टी टेम्परेचर से जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसकी मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा से, ये राइज है, ये अल्फ़ा कांस्टेंट है, और फिर फर्दर जो उसकी पहले रेजिस्टेंस थी उससे भी मल्टीप्लाई करो, जो टर्म आएगी उतने अमाउंट से आपकी R0 इंक्रीज़ कर रही है, मीन्स रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 इंक्रीज़ कर रही है। अल्फ़ा जो है उसको नेम देते हो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, R0 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है RT-R0 अपॉन R0 टी, मीन्स इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस। अल्फ़ा की वैल्यू आई RT-R0 अपॉन R0 टी, मीन्स इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और ये क्या था, राइज ऑफ टेम्परेचर। नाउ सेकेंड है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जो कोफिशिएंट है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा, वो नेगेटिव हो जाता है। अल्फ़ा नेगेटिव हो जाता है मीन्स RT इज़ इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी था। अगर ये नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव होने से मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। और इंसुलेटर के केस में भी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है, बट इंसुलेटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, तो अगर वो थोड़ी बहुत डिक्रीज़ भी कर जाती है तो ये नहीं कि वो कंडक्टर बन जाएगा। सो इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर का सेम बिहेवियर होता है, बट सेमी कंडक्टर्स की जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है तो वो कंडक्टर्स की रेंज में आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट इंसुलेटर की डिक्रीज़ होने के बाद भी वो इंसुलेटर ही रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। आपको पता है रजिस्टिविटी क्या होती है, 1/सिग्मा, मीन्स m/n/e² टाउ। आर का फॉर्मूला हमने किया था ना, m/n/e² टाउ L/a। तो यहाँ से यही चीज़ तो होती है रो, तो ये रो का फॉर्मूला आ जाएगा m/n/e² टाउ। तो रो यहाँ से देखो n के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टाउ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे रेजिस्टेंस टाउ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था तो टाउ डिक्रीज़ कर रहा था एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही थी। सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी विद इंक्रीज़ इन
टेम्परेचर इन केस ऑफ द मेटल्स। अब इसका बिहेवियर क्या आएगा, इसका बिहेवियर भी सेम ही आता है। रो टी की वैल्यू आती है रो नोट प्लस में रो नोट अल्फ़ा टी। ठीक है, अगर ये आपने इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में लिख दो, या इसी एक और फॉर्म भी बना सकते हो। रो की वैल्यू आ जाएगी रो नोट कॉमन आएगा 1 प्लस में अल्फ़ा टी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टी था वो राइज इन टेम्परेचर था। अगर आपने इनिशियल टेम्परेचर 0 से दिखा रखे हैं तो यहाँ पर अगर आप रो की डिफ़ाइन कर रहे हो तो वो आ जाएगा रो नोट 1 प्लस में अल्फ़ा, साथ में इंक्रीज़ इन टेम्परेचर टी माइनस टी नोट कर दो। ये टी था, ये टी नोट था, तो यहाँ पे आ तो वही रहा है इंक्रीज़, तो ये इसकी दूसरी फॉर्म बन जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट टी माइनस में टी नोट। ठीक है, अब अगर आपने इसका वेरिएशन दिखाना है तो ये टेम्परेचर ले लेते हैं, ये रो ले लेते हैं। फाइनाइट ही है पहले टेम्परेचर 0 पर, और जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हो रजिस्टिविटी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज़। ये थोड़ा सा जो इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हो तभी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, एंड आफ्टर फ्यू टाइम ये फिर स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाते हैं। ठीक है, बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इनिशियली और फाइनली ये थोड़ा सा डेविएट करता है। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का भी वही बिहेवियर आ जाएगा, क्या कि उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही थी, सो रजिस्टिविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। फिर नेक्स्ट है आपके पास नॉन ओमिड डिवाइसेस। नॉन ओमिड डिवाइसेस क्या होंगे, जैसे नेम से ही है कि जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो डिवाइसेस क्या हो जाएंगे आपके पास, नॉन ओमिड डिवाइसेस। तो ये लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की कि कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो नॉन ओमिड होते हैं, मींस V इज़ इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करते। अब V इज़ इक्वल टू आई आर फॉलो ना करने के आपके पास काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है कि फ़िज़िकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रहती, सो आपका जो ये है वो डेविएट कर जाता है। अब नॉन ओमिक के केस में ग्राफ आएगा कैसे, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा और कुछ भी आ सकता है, चाहे इस टाइप का आ जाए। और एक आपके पास होते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड आपकी 9th यूनिट है, उस केस में आपके पास ग्राफ कैसे आता है, इस टाइप का आता है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, मीन्स ये भी क्या है, नॉन ओमिक है। फिर आपके पास एलईडीज़ होती हैं जो आप यूज़ करते हो, एलईडीज़ टीवी भी हैं और लाइट्स भी हैं, तो उनके केस में भी जो आपके पास ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो इस टाइप का वेरिएशन शो करता है। तो ये आपको ग्राफ डायरेक्टली रिमेंबर करनी है कि पीएन जंक्शन में आपके पास इस टाइप का आता है और एलईडीज़ में ये आता है। सो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन ओमिड डिवाइसेस।